हेलो एवरीवन। तो आज की ये जो वीडियो है वो क्लास 11th में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि वो क्लास 11th में जब जाएंगे तो उनको जो है कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। हम जानते हैं कि उनके लिए 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से जो है इंग्लिश सबके लिए कॉमन है। उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, जिनको हम एक स्ट्रीम कहते हैं। वो स्ट्रीम हमारे पास 3 तरह की है, या तो वो साइंस स्ट्रीम हो सकती है, या वो कॉमर्स स्ट्रीम हो सकती है, या ह्यूमैनिटी दैट इज़ आर्ट्स स्ट्रीम हो सकती है। तो जो साइंस स्ट्रीम है उसमें फिर दो हैं, दैट इज़ साइंस विद मैथ्स एंड साइंस विद बायो। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक स्ट्रीम लेना पड़ेगा। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो है आपको स्ट्रीम्स के अलावा भी आप जो है कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का बना सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स ही पढ़े। वो चाहे तो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकता है या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। हाउएवर ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जो है हमको नंबर ऑफ़ टीचर्स रखने पड़ते हैं। फैकल्टी एक प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा क्लासेस। तो इसलिए जनरली हर स्कूल आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं दे पाएगा। तो लेकिन अगर आपको चाहिए ही तो उस हिसाब से आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो स्ट्रीम्स हैं हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो जो मोस्ट कॉमन स्ट्रीम्स हैं। तो उनमें से सबसे पहली स्ट्रीम है वो है दैट इज़ साइंस विद मैथ्स। सेकंड है साइंस विद बायो। थर्ड है कॉमर्स एंड फोर्थ है ह्यूमैनिटी। हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। तो जब भी वो साइंस विद मैथ्स लेगा तो उसके पास में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो एक पहला सब्जेक्ट इंग्लिश, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाएगा, थर्ड फिजिक्स हो जाएगा, फोर्थ मैथ्स हो जाएगा, फिफ्थ सब्जेक्ट जो है फिर उसके पास एम्पल ऑफ चॉइसेस हैं। बट इट फर्दर डिपेंड्स कि आपका स्कूल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी मैनी अदर। जो भी आप लेना चाहें कॉम्बिनेशन, प्रोवाइडेड इट इज़ अवेलेबल इन योर स्कूल और द स्कूल इज़ अवेलिंग इट। ठीक है। तो ये इस तरह के 5 सब्जेक्ट होंगे। आई रिपीट अगेन। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा, सेकंड चलिए आप मैथ्स ले लीजिए, थर्ड आप फिजिक्स ले लीजिए, फोर्थ आप केमिस्ट्री ले लीजिए, और फिफ्थ सब्जेक्ट जो है उसमें आपके पास में कई सारी चॉइसेस हैं। इट कैन बी फिजिकल एजुकेशन, इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी इकोनॉमिक्स, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी एनी अदर टॉपिक। ठीक है। तो वो इवन लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद थर्ड सब्जेक्ट या थर्ड लैंग्वेज भी आने वाली है। तो अगर वो आ जाएगी तो हो सकता है कि आपको 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़े बिसाइड हिंदी एंड इंग्लिश। कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। खैर, हम उसके लिए वेट करेंगे। अभी तक क्लियर नहीं है कि वो इसी साल से एप्लीकेबल होगी क्लास 11th में या नहीं। तो होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी तो हम जो है जो सिस्टम अभी तक प्रिवेल कर रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हमने मैथ स्ट्रीम की बात की। तो मैथ स्ट्रीम के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, अगर कोई बच्चा है जो मैथ्स लेता है, ओके, सो जो भी मैथ्स लेता है उसके लिए सबसे पहली चॉइस जो होगी वो आईआईटी की होगी। आईआईटी के बाद में कुछ चॉइस होती है, जैसे एनआईटीज़ हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा NIIT है। इसके अलावा कोई दूसरे कॉलेजेस हैं। हर स्टेट्स के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं। तो उनमें से किसी में भी आप ले सकते हैं। तो कॉमन आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम के रैंक के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। ठीक है। मतलब कंप्यूटर इंजीनियर में हार्डवेयर भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सक्लूसिवली सॉफ्टवेयर के लिए। हालांकि उसको थोड़ा बहुत हार्डवेयर पढ़ना पड़ेगा, वो आप बाद में समझ जाएंगे जब आप सब्जेक्ट लेंगे। इसके अलावा केमिकल इंजीनियर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस। ओके, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत सारी दूसरे ब्रांचेस भी होती हैं, तो वो आप जब टाइम आएगा तो आप समझ पाएंगे। इवन बायो के साथ में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी इसके साथ में अवेलेबल है। ठीक है। एक साइंस होती है, इसको आप कहते हैं डेटा साइंसेस। डेटा साइंसेस करने से हमको और कई सारे ब्रांचेस हमारे लिए खुल जाते हैं। जैसे हम बैंकिंग में जा सकते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। आप अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद में आप MBA कर सकते हैं और आपके पास में और ज़्यादा स्कोप्स अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो हालांकि आप MBA वगैरह में या बैंकिंग वगैरह के अंदर आप कॉमर्स से भी आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स वालों को उसका ज़्यादा एडवांटेज रहेगा।
ठीक है। इसके अलावा जो है जो मैथ्स पढ़ रहा है उसके लिए अनदर ब्रांच है वो आर्किटेक्चर। थर्ड इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वो डिज़ाइनिंग। तो एम्पल ऑफ डिज़ाइनिंग मतलब अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो सकती हैं या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो सकती हैं या कुछ और तरह की डिज़ाइनिंग्स, तो वो डिज़ाइनिंग के अंदर भी हो जा सकते हैं। इसके अलावा उसके पास में जो है बहुत सारे अदर ऑप्शन है, जैसे कि वो आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, एयर फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वो नेवी ज्वाइन कर सकते हैं या आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में ऑप्शन है कि वो पायलट बन सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पे कि वो बन सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के एक स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, उसके पास में खूब सारे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है वो साइंस विद बायो, साइंस विद बायो लेता है, तो उसके सामने वो कुल मिलाकर के ये सोचता है कि एमबीबीएस के अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल इज़ द ओनली ऑप्शन, मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खैर मेडिकल के अलावा मेडिकल के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे हम मेडिकल में जा सकते हैं, इसके अलावा हम आयुर्वेदा में जा सकते हैं, हम होम्योपैथी में जा सकते हैं, इसके अलावा हम फार्मेसी में जा सकते हैं, इसके अलावा हम मेडिसिन्स में जा सकते हैं, इसके अलावा हम वेटनरी साइंस के अंदर जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, फूड प्रोडक्शन का ऑप्शन हमारे पास है, फूड प्रिजर्वेशन का हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा हम जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम जो है हॉर्टिकल्चर्स पढ़ेंगे, या आप पी फार्मिंग में जा सकते हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं, या डेयरी फार्मिंग में जा सकते हैं, या फिर आप जो है अपना लाइफ जो है वो कुछ दूसरी ब्रांचेस हैं जो मेडिकल के साथ में एसोसिएटेड है, जिसके अंदर कि आप देखेंगे कि जितने भी डायग्नोस्टिक ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि पैथोलॉजी है, इसके अलावा सोनोग्राफी है जिसको हम रेडियोलॉजी के अंदर लेंगे, जिसमें सोनोग्राफी भी आएगी, सीटी टोमोग्राफी वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। तो वो अपनी एक फिजियोथेरेपी, आजकल आप जानते हैं कि लोगों को तरह तरह के एलिमेंट्स होते हैं और उनके लिए एक्सरसाइज कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। किसी का भी बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रैक्चर होता है, डैमेज होता है, तो फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट याद आता है। तो फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है। इसके अलावा हम जानते हैं कि क्राइम सॉल्व करने के लिए जो है फॉरेंसिक साइंस जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, तो वो भी बायो से रिलेट करती है। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो भी एक ब्रांच है जो कि बायोलॉजी से रिलेट करेगी। इसके साथ में हम जो है ज़ू कीपिंग है या एनिमल लवर्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी दूसरी ब्रांचेस हो जाती हैं। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि वो फूड वगैरह डिज़ाइन करना आजकल बहुत ज़्यादा शौक चल पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद जो है वेट गेन होता है और दूसरे तरह की समस्याएं होती हैं, तो वो भी एक ब्रांच है। ठीक है। तो बायोलॉजी के साथ में एम्पल ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन दैट इज़ मेडिकल एमबीबीएस के अलावा और कोई ब्रांच नहीं है। तो मैंने आपको इतनी सारी ब्रांचेस के बारे में बताया, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास में साइंस के से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स जो होती है वो बेसिकली जिसके अंदर हम अकाउंट्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसके भी काफ़ी सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं। द स्कोप्स में भी फर्स्ट एवर जहाँ पर हमारा दिमाग चलता है तो हमको लगता है बैंकिंग है, तो बैंकिंग इज़ अ स्कोप। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर इज़ अ स्कोप, इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर इज़ अ स्कोप, इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स इज़ अ स्कोप, इसके अलावा सेक्रेटरीज जो होते हैं उनका एक अलग ब्रांच होता है। इसके अलावा हर ऑफिस में जो है आप अकाउंटेंट होगा उनका अलग है। इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि जहाँ पे भी हमको डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है तो वहाँ पे भी जो है कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी स्कोप है। फिर वो अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप उसके साथ में स्टडी कर कर के वो अपना खुद लिखा ले सकते हैं, वो एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो है काफ़ी सारी ब्रांच और लॉ जो है आप जानते हैं कि कंपनी लॉज जो हैं दैट इज़ ऑल्सो, तो यहाँ से अगर आप ग्रेजुएट करके निकलेंगे आगे आप जो है लॉ कर सकते हैं और कंपनी लॉ के अंदर आप अपना लाइफ परस्यू कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारे ऑप्शंस हमारे पास कॉमर्स के हैं। कॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सीए इज़ द अल्टीमेट ड्रीम, जो भी कॉमर्स लेता है उसकी अल्टीमेट ड्रीम यही होती है कि वो सीए बन जाए। सीए नहीं बने तो कम से कम बैंकिंग में चल जाए, वहाँ नहीं है तो कम से कम इंश्योरेंस में चले जाएँ, वहाँ नहीं है तो कम से कम वो फाइनेंस में चले जाएँ। और ये सब जो होती हैं इनमें कमाई इनॉमरस होती है। तो जहाँ जो साइंस वाला है वो अपने दिमाग लगा के कुछ प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उनको अल्टीमेटली चलाने वाले कॉमर्स के ब्रांच वाले होते हैं। तो कॉमर्स वाले जो होते हैं दे आर गॉट एम्पल स्कोप। ठीक है। तो ये उनके लिए ब्रांच हो गई। स्टडीज़ कंपेरेटिवली इजी रहती है, लेकिन सीए बनना उतना ही टफ होता है। ठीक है।
तो दैट इज़ ये एक ब्रांच हो गई। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। ह्यूमैनिटी के अंदर आप लैंग्वेज कर सकते हैं, लिटरेचर, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें हिस्ट्री ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इसके साथ में आप जो है कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास में काफ़ी स्कोप, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब इन सब्जेक्ट्स को लेकर के आप करेंगे क्या? तो इनके साथ में जो आपके पास जो सबसे बड़ा स्कोप अवेलेबल रहता है वो सिविल सर्विसेज का है। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस केवल ह्यूमैनिटी वाले ही करेंगे। सिविल सर्विस इज़ ओपन ब्रांच विच इज़ ओपन फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। वो साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, वो आर्ट्स वाला भी कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर सिविल सर्विस जो होते हैं वो लैंग्वेज से या क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी से जाते हैं। तो ह्यूमैनिटी में इकोनॉमिक्स अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो कंट्रीज़ के इंटर कंट्रीज़ जो रिलेशनशिप है वहाँ पे क्या कहते हैं, आईएफएस में जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह हैं उसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया। जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे, आजकल काफ़ी अच्छा स्कोप निकल चुका है राइटर्स का। कॉपी राइटर्स बन सकते हैं, वो स्टोरी राइटर्स बन सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं, और काफ़ी सारे दूसरे स्कोप्स उनके लिए अवेलेबल हैं। तो ये 3 ब्रांचेस थी जिनके बारे में आपको मुझे बताना था। इनिशियल स्कोप्स, अब स्कोप्स तो जो है टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपका एक गलत स्टेप जो है वो आपको अनसेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही तैयार हो जाएं कि मुझे बनना क्या है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम, हो सकता है कि हम जो है अपना पूरा स्टडी कर लें और उसके बाद हमको लगे मैंने ये पढ़ा क्यों। जैसे कि फेमस पर्सन है चेतन भगत का हम एग्ज़ाम्पल यूँ देते हैं कि भाई उन्होंने जो है 10th क्लास जो है एवरेज मार्क्स से पास करी। तो सब लोग हंसे, उसके पड़ोसी अड़ोसी बोले कि अब क्या करेंगे तुम? तो बोले कि क्या करूँगा सोच नहीं पाया। फिर उन्होंने जो है अपने मोहल्ले में जो बड़े भैया वगैरह हैं उनसे पूछा कि भाई सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है? तो उन्होंने मजाक मजाक में उससे कह दिया कि भाई आईआईटी होता है। इन भाई साहब ने जो है कहा कि मैं आईआईटी करूँगा। तो इन्होंने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में वो आईआईटी कर गया, और वो भी वेरी हाई स्कोर से। चलो उस टाइम केमिस्ट्री का जोर था, केमिकल इंजीनियरिंग का। तो इन्होंने पूछा कि भाई सबसे अच्छी इंजीनियरिंग किस में होती है? तो उन्होंने कहा कि किसी ने बता दिया उनको कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग। तो भाई साहब ने 5-4 साल लगा के केमिकल इंजीनियरिंग कर ली। एट द एंड ऑफ द केमिकल डन, मतलब व्हेन इज फिनिश्ड दिस कोर्स, अब उसको समझ नहीं आया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो अपनी जो उनकी बुक है उसमें वो लिखते हैं कि भाई मैंने पूरे 4 साल अपने इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने आखिर करना क्या है। फिर उन्होंने किसी से सजेशन लिया कि भाई अब क्या कर सकता हूँ आगे। तो किन्होंने ने कहा कि भाई आप एमबीए कर लीजिए। तो ये डिड एमबीए। एमबीए में किसी ने पूछा कि भाई ब्रांच कौन सी अच्छी बने, इन्होंने पूछा कि सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, कि फाइनेंस। तो फाइनेंस में कर लिया। अब उसके बाद में उनका जो है किसी बैंक वगैरह में लग गया। बैंक वगैरह में लगने के बाद में वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, बिकॉज दैट वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी। कर तो लिया इधर उधर से पूछ पाछ करके उन्होंने, लेकिन उनका जो मन था वो बेसिकली राइटिंग में था। तो उन्होंने जो है विद द बैंकिंग सर्विस उन्होंने आर्टिकल्स लिखना शुरू करा। उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना शुरू करा, उन्होंने अपनी खुद की बुक्स पब्लिश करना शुरू करी। और आप जानते हैं कि उनमें से कई सारी बुक्स के ऊपर जो है मूवीज़ बन चुकी हैं, और उनके आर्टिकल्स अब काफ़ी फेमस हो गए थे। तो फाइनली जब उनको लगा कि अब ये मेरा बैंकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो उन्होंने बैंकिंग से भी छोड़ा, और अब वो जो है वो मोटिवेशनल राइटर वो बन गए हैं, मोटिवेशन देते हैं। और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा वो अपनी खुद की बुक्स वगैरह भी लिख रहे हैं, वो अपने कॉलम्स लिखते हैं, कई सारे पेपर्स में उनके कॉलम आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया होता कि भाई मेरे को तो कॉलम्स लिखने हैं, मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में है, तो वो शुरू से ह्यूमैनिटी लेते और वो अपना स्कोप पे जल्दी पहुंच सकते थे। लेकिन वो अपने रास्ता गलत चूज़ करा,
अब वो अल्टा यहाँ से घूम फिर करके वो रास्ता वहाँ पहुँचा है। डायरेक्टली अगर उस रास्ते पे जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अचीव कर सकते थे। तो हमको भी अपने अंदर का इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर मेरा इंटरेस्ट कुछ चीज़ बनाने में है, तोड़ने फोड़ने में, इंजीनियरिंग में है, तो मैं उसमें जाऊँ। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी की सेवा करने में है तो मैं मेडिकल में जाऊँ। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है एनिमल्स की तरफ है तो मैं बायो लेकर के जो है वेटनरी साइंस में जाऊँ या एनिमल हस्बेंड्री में जाऊँ। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है किसी की डेटा वगैरह रखना है या मेरे को मैथ से खेलना अच्छा लगता है तो मैं कॉमर्स में जाऊँ, जहाँ मैं नंबर्स वगैरह के साथ में डील करूँ, जहाँ मैं इंटरेस्ट वगैरह में डील करूँ, जहाँ मेरा शेयर से जो है रिलेटेड जो काम है उसके अंदर मैं डील करूँ। तो यहाँ हमारा जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी इंटरेस्ट है। बाय द टाइम अ चाइल्ड हैज़ डन क्लास 10th उसके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज आ चुकी होती है, तो उसको ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। और फिर क्या है, देखिए अब ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में आपने सब्जेक्ट लिया आप उसके साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास में ऑप्शन है, क्लास 11th 12th आपने कर ली, जब आप कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करना कहाँ पे अलाउ है? आप मैथ्स से साइंस मैथ्स से जो है कॉमर्स में जा सकते हैं, आप आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन बायो नहीं ले सकते हैं। बायो वाला जो है वो मैथ्स भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है। कॉमर्स वाला जो है वो मैथ्स के या साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, साइंस नहीं ले सकता, वो कॉमर्स से आर्ट्स में जा सकता है। आर्ट्स वाला आर्ट्स में ही रहेगा, वो किसी और सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर, बट नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स से जो है स्टूडेंट यहाँ वहाँ स्विच कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों को अच्छे से देख लें। अगर आप अभी गफलत में हैं, अभी आपने एक गलत स्टेप उठा लिया, तो आपके पास में उसको करेक्ट करने के फिर भी चांसेस रहेंगे। लेकिन एक बार आप कॉलेज वगैरह में चले जाएंगे फिर आपके पास में वो चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, कुछ स्कोप जो है वो कॉमन होते हैं, जो कोई किसी भी सब्जेक्ट से जा सकता है। जैसे आर्म फोर्सेस में बेसिकली दे आज की वो मैथ से हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कुछ ब्रांचेस जो होती हैं आर्म फोर्सेस के अंदर वो कॉमन होती हैं, वो कॉमर्स वाले के लिए भी होती है, आर्ट्स वाले के लिए भी होती है एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा टीचर हर कोई बन सकता है, हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ चाहिए तो वो तो उस सब्जेक्ट से ही आएगा। ठीक है, लेक्चरर्स वो अपने सब्जेक्ट से ही एक्सपर्टीज़ बन करके जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट से वो जा सकता है। डिज़ाइनिंग किसी भी सब्जेक्ट से जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग किसी भी सब्जेक्ट से जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी दूसरी कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें कि जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन का नहीं है। जैसे बैंक के एग्ज़ाम है वो कोई भी सब्जेक्ट वाला दे सकता है, सीओ का एग्ज़ाम है या क्या नाम से इनकम टैक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो जो है वो कोई भी सब्जेक्ट वाले दे सकते हैं। हालांकि उसमें अपॉर्चुनिटी या जो चांसेस ऑफ सक्सेस जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ज़्यादा होती होंगी, लेकिन वो ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बैंकिंग इज़ ओनली फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, कॉमर्स स्टूडेंट्स, या होटल मैनेजमेंट इज़ ओनली फॉर आर्ट्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। तो वो कोई भी दे सकता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज कोई भी दे सकता है, चाहे वो आईएएस हो, आरएएस हो, मतलब हर स्टेट के अपने सिविल सर्विसेज होते हैं, वो हो सकते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज। इसके अलावा आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट से वो जा सकता है। आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये हुए, तो इस तरह से जो है आप अपने सब्जेक्ट को परस्यू कर सकते हैं और आप अपनी डिज़ायर स्टेप पे पहुंच सकते हैं। तो मेरा आपसे ये है कि आप जो है आज अच्छे से वेल डिसाइड कर लें, घर वालों के साथ बैठ के डिसाइड कर लें, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं आए, किसी के क्या कहते हैं दबाव में नहीं आए, आप अपना डिसीज़न लें। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, मेरा ये कहना गलत हो जाएगा, कुछ लोग इससे ऑफेंडेड हो जाएंगे कि भैया तुमने हमारे बच्चे को हमारे से दूर कर दिया है नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो एक गलत स्टेप लेते हैं तो उससे वो ज़िंदगी भर पछता सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो मतलब हाँ, पहले ही हम जो है अच्छा सब्जेक्ट ले लें, सही सब्जेक्ट ले लें। फिर हमने देखा है हमारा शहर कोटा तो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे कि मतलब बच्चे बाहर दूर दूर से पढ़ने आते हैं, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि वो तरह तरह से या तो वो छोड़ करके चले जाते हैं
मतलब ये मान के चलते हैं कि 10 to 20% बच्चे तो जो हैं वो आते हैं जुलाई में, अप्रैल या जुलाई में आते हैं, और वो 1 या 2 महीने के अंदर दे डिसाइड कि भाई दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी एंड दे लीव। वेल एंड गुड। अगर वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, और वो चले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग जो हैं वो फोर्स किए जाते हैं पेरेंट्स द्वारा, पीयर्स के द्वारा, दूसरों के द्वारा, तो फिर उनके पास में कुछ और ऑप्शन नहीं होता है, अल्टीमेटली दे एंड दे लाइफ इनटू स्ट्रेस। तो वो एक गलत स्टेप है। तो हम ये कहेंगे कि आप अच्छे से पहले डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, ठीक है। और फिर भी अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, देर इज़ अपॉर्चुनिटी एंड देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल। और जैसे जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आएगी और जैसे जैसे नए स्टेप्स खुलते चले जाएंगे, आप जैसे आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये जो इंजीनियर्स की तरफ भाग रहे थे सारे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी पिक्चर चेंज कर दी। तो ऐसे हम नहीं जानते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो थोड़ा सा डिसाइड करें और अपना सब्जेक्ट ठीक से चूज़ कर लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with all other students who are in class 11th.